बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी की जानिब से मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर और दुनिया भर में उर्दू बोलने और समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम फायर फाइटर वन का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन की तरफ बाद में जाएंगे। अभी तक हम आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करने वाले हैं कि हमने इसका आर्टिकल 1 जो था 4.1.1 और 4.1.2 जनरल नॉलेज रिक्वायरमेंट और जनरल स्किल रिक्वायरमेंट उसको देखा था। अगली वीडियो एक प्रीवियस वीडियो आपकी पास मेरी मौजूद है। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने उस तमाम को रिकॉर्डिंग कर दी है और आप उसको देख सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम जो दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, जो दूसरा आर्टिकल बेसिकली इसका शुरू हो रहा है इसी चैप्टर का, वो है 4.2। 4.2 के अंदर फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की अहमियत कितनी ज़्यादा वाज़ेह हो गई कि अभी हमने जनरल नॉलेज लेने के बाद, एक फायर डिपार्टमेंट का नॉलेज लेने के बाद ये बात नहीं अभी देखी कि आग क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे बुझती है, कैसे और उसके दीगर जो एरियाज़ हैं उनमें क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन सीधी बात चली गई कम्युनिकेशन के ऊपर। इसका मतलब है ये लाइफ लाइन है। हेड ऑफिस और ब्रांचेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हेड ऑफिस को अगर पता ना हो कि ब्रांच में क्या हो रहा है या ब्रांच की क्या रिक्वायरमेंट है या ब्रांच की क्या डिमांड है, तो हेड ऑफिस फीड नहीं कर सकता और ना कोई वो एनालिसिस करके ना कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से जब एक फायर इंसिडेंट के ऊपर कोई काम हो रहे होते हैं और फायर ब्रिगेड स्टेशन या कमांड कंट्रोल सेंटर जो इंसिडेंट कमांडर ने इस्टेब्लिश किया होता है या किसी और जगह पे इस्टेब्लिश हुआ होता है, तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंच रही हो तो कोई भी रिस्पांस जनरेट नहीं हो सकता। किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को ट्रिपल की ज़रूरत है, किसी को दूसरे फायर टेंडर की ज़रूरत है, कहीं करीब जाना है आगे, कहीं दूर जाना है आगे, तो कोई भी काम हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है दरमियान में तो वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। वो एक कंट्रोल्ड एक्टिविटी नहीं हो सकती और एफिशिएंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। यहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की अहमियत को कम नहीं कर सकते। तो इसकी अहमियत बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर बढ़कर हमारे सामने आ रही है। यहाँ पर हम इस आर्टिकल के अंदर जो है इसके छोटे सब हिस्से करते हुए हम देखते हैं कि इनिशिएट द रिस्पांस टू द रिपोर्टेड इमरजेंसी। रिस्पांस जनरेट करना है रिपोर्टेड इमरजेंसी को, जो इतला मिल गई उसके बारे में रद्द-ए-अमल देना है। कैसे देंगे, अभी सारी तफसीलात एक एक करके आती जाएंगी। दूसरी बात, रिसीव द टेलीफोन कॉल्स रिसीव कैसे करनी है, उसमें एक कॉल रिसीव करने वाले के अंदर क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस होगी। फिर ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेज विया द फायर डिपार्टमेंट रेडियो। ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, भेजना है और लेना है पैगाम को, जो उस वक्त हमें आ रहा होता है, जो मैसेज आ रहा होता है, जो फायर डिपार्टमेंट के रेडियो इक्विपमेंट हैं और रेडियो प्रोसीजर्स हैं, रेडियो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको सामने, जो SOPs हैं उनको सामने रखते हुए इस चीज़ को करना है। फिर ये है कि एक्टिवेट एमरजेंसी कॉल फॉर असिस्टेंस। तो ये 4 बातें हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे, लेकिन इनकी डिटेल होगी, डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, डिफरेंट तरह के हालात होंगे जिस तरीके के अंदर ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और मुख्तलिफ इक्विपमेंट हमें दिए गए होंगे और हमने उन प्रोसीजर्स को भी सामने रखना है, उन SOPs को भी सामने रखते हैं। हर एक के अंदर जाने के बाद उसके अपने डायरेक्शंस निकलेंगी, उसके अपने डिफरेंट एंगल्स निकलेंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगी, उनको हमने ट्रेस करते हुए एक अच्छे अंदाज में कम्युनिकेशन को सामने लेकर आना है। तो एक बात और जो पिछली वीडियो में हमने नहीं डिस्कस की, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि NFPA 1001 के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे फायर फाइटर 1 है, फायर फाइटर 2 है, तो हम तो चूँकि फायर फाइटर 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, पहले एक आर्टिकल आता है, उसका एक टेक्स्ट होता है, उसकी इबारत होती है, उस इबारत से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या काम करने हैं। फिर उसी के अंदर नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है कि ये काम करने के लिए नॉलेज कौन सा चाहिए, वो नॉलेज इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये नॉलेज चाहिए होगा। फिर स्किल रिक्वायरमेंट्स कि इस नॉलेज को प्रैक्टिकल करने के लिए महारतें कौन सी चाहिए, स्किल्स कौन सी चाहिए। तो यूँ ये फायर फाइटर 1 का जो है चैप्टर 4 जो है वो चलता है। तो ये बात एक रह रही थी, तो मैंने कहा आपको यहाँ पर वो आपके सामने रख दी जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आगे हम चलें। कम्युनिकेशन के इस चैप्टर के अंदर दिस ड्यूटी इन्वॉल्व्स इनिशिएटिंग रिस्पॉन्स टू द रिपोर्टेड इमरजेंसी, इनिशिएटिंग रिस्पॉन्स, रिसीविंग कॉल्स, यूजिंग फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट to correctly relay
verbal and written information. Verbal and written information according to job performance requirements, JPRs, job performance requirements in 4.2.1 थ्रू 4.2.4, इन 4 आर्टिकल्स के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उनको रिस्पॉन्स जनरेट करना है इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी चाहे वो रिटन है चाहे वो वर्बल है, उसको अच्छे तरीके से हमने रिकॉर्ड भी करना है। तो चलते हैं हम, ये इस वक्त आपके सामने इक्विपमेंट आते जा रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स आते जा रहे हैं, थोड़ा सा आपका एक माइंड सेट बन रहा है और आपका एक सिनेरियो और एक ओरिएंटेशन हो रही है कि जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से हो रही होती है और किस तरीके से हमने करनी है। हम दोनों एरियाज़ को साथ लेकर चल रहे हैं। पुराने लोग जो हमारे फायर डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड्स में काम कर रहे हैं, फायर स्टेशंस पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग भी, और उनके साथ साथ जो नए आने वाले साथी हैं जो फायर फाइटर 1 का कोर्स सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लिहाजा ऐसे इन्वायरमेंट दिखाना उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को देख लें। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको चांस मिले तो आप फायर ब्रिगेड स्टेशंस का विज़िट करें अपने डिस्ट्रिक्ट में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करें कि हमने फायर ब्रिगेड स्टेशन देखना है, फायर टेंडर देखने हैं, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट देखने हैं, प्रोसीजर्स देखने हैं। इंशाल्लाह सब तावन करेंगे, सीखने और लर्निंग करने वालों के साथ सब प्यार करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जितनी भी डिटोरिएट हो जाए, ख़राब हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाएं, नीयत सही हो तो सब तावन करते हैं और सब अपने हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब हमारे भाई हैं और सब हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये आपको सपोर्ट मिलेगी। आप हिम्मत करें, निकलें घर से और जाया करें, और वहाँ जाकर स्टेशंस पे जाकर उनके सूट्स पहना करें, उनके ब्रीदिंग ऑपरेशंस पहना करें, उसको सीखा करें, वो सिखाएंगे और सब सिखाने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ना हो तो सब तामन करते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट दिखाया गया इस तस्वीर के अंदर कि जब फायर का इंसिडेंट होता है तो सिर्फ एक ही जगह से नहीं, फायर स्टेशन से फायर टेंडर तक की कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि डिफरेंट फायर टेंडर को फायर पंपर भी कहते हैं जी, फायर ट्रक भी कहते हैं और फायर इंजन भी कहते हैं। अब जो लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल होता है आपने वो इस्तेमाल करना है जिस कंट्री के अंदर। आपने इंशाल्लाह जाना तो है अब्रॉड, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे पैसे कमा के लाने हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने इलाके में। जब आपने वो खर्च करने हैं तो इकॉनमी ने तो सर्कुलेट करना है। इंशाल्लाह हिम्मत रखें और इन्हीं जज्बों के साथ सीखते जाएं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम इंशाल्लाह आपको सी ऑफ करके आएंगे एयरपोर्ट्स के ऊपर और जहाज़ से फिर आप हमें हाथ हिलाएंगे इंशाल्लाह। तो इधर देखें ज़रा, इस वक्त तक ये जो फायर हुई है वहाँ पे डिफरेंट जो फायर टेंडर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इंसिडेंट कमांडर के साथ भी कम्युनिकेशन हो रही है और फायर ब्रिगेड स्टेशन के ऊपर भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं और एक कमांड एंड कंट्रोल का कल्चर डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम लेकर चलेंगे तो एक्टिविटी एफिशिएंटली होगी। और अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी, किसी को नहीं पता होगा कि क्या हो गया है, मज़ीद क्या होना है, आग किधर जा रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मैन पावर का क्या हाल है, नए शिफ्ट आनी है या शिफ्ट को हमने कहाँ पे डिप्लॉय करना है, तो फिर जो है वो आग कंट्रोल करने में बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एक लाइफलाइन होती है, एक बेस होती है। और ये चूँकि पैरामिलिट्री स्टाइल के ऊपर हो रहा होता है, फायर ब्रिगेड्स होते हैं, ब्रिगेड आर्मीज़ में भी होते हैं और ट्रेनिंग बटालियंस होती हैं, ट्रेनिंग चीफ होते हैं और तमाम कल्चर उसी तरीके से होता है। लिहाजा वर्डिंग भी समहाउ उसी तरीके से चल रही होती है। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट होटल इंडिया जूलियट किलो लीमा माइक नवंबर ऑस्कर पापा क्यूबिक रोमियो सीरा टैंगो यूनिफॉर्म वेक्टर विस्की एक्सरे यंकी जुल्लो, वही तरीका और तरतीब अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। ठीक है जी। और इसमें मुख्तलिफ जगहों पे कम्युनिकेशन होती है। हाउ डू यू हेयर मी, यू आर लाउड एंड क्लियर या यू आर नॉट लाउड एंड क्लियर, ये भी चीज़ें हो रही होती हैं। और तमाम स्टेशन जो हैं वो इंसिडेंट कमांडर के साथ आकर सिंक्रोनाइज होते हैं और अपनी अपनी पोजीशन, लोकेशन और अपने सेट्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में एक समझे कि साइज अप हो रहा होता है, इत्तला दे रहे होते हैं। तो ये जो जैसे मिसाल के तौर पर H फॉर हीर, R फॉर रांझा, हीर रांझा दिस इज़ लैला मजनू, लीमा माइक। ठीक है जी। हीर रांझा दिस इज़ लैला मजनू, लैला मजनू दिस इज़ हीर रांझा। यूँ कहें जी कि
होटल रोमियो दिस इज़ लीमा टैंगो दिस इज़ होटल रोमियो, हाउ डू यू हेयर मी। हाँ जी, कैसा लग रहा है, मज़ेदार चीज़ें हैं ना जी। हाउ डू यू हेयर मी, यू आर नॉट लाउड एंड क्लियर। आप कौन सुनता है जी हीर रांझा लैला मजनू को। अब तो दुनिया बहुत एडवांस है, ChatGPT 4 और पता नहीं G5 और पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें जा रही हैं, AI आ गई है और आगे से आगे चीज़ें एडवांस हो रही हैं। अब सिंपल जो है ना वो पुराने ज़माने की कहानियों पे गुजारा नहीं चलेगा। तो आप भी अपने आप को डेवलप करें और सिंपल फायर फाइटिंग के कोर्सेज़ करने की बजाय इस तरीके के कोर्सेज़ करें ताकि इंटरनेशनली जो एक रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम मीट कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और दुनिया के दीगर ममालिक जो उर्दू बोलने समझने वाले हैं, हज़रत मैं आपके लिए भी ये कोर्स लेकर आया हूँ, मैं आपको भी पेश करता हूँ। अगर आपके घरों में खुशहाली आएगी और आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी और आपके यहाँ खुशहाली होगी, लाइफस्टाइल बेहतर होगा, तो इंशाअल्लाह ये फायर जो है ना, अगर हमारे ईस्ट में हो तो स्मोक हमारी तरफ भी आ सकता है, अगर हमारे यहाँ हो तो स्मोक और हीट वहाँ भी जा सकती है। तो लिहाजा इस चीज़ का फिर वहाँ बॉर्डर नहीं रह जाता, बल्कि ये हीट और स्मोक ट्रैवल कर सकता है। तो हम सब के लिए खैरें चाहते हैं, हम सब के लिए अच्छा कर रहे हैं। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास। तो हमने तो इंशाअल्लाह रुकना ही नहीं है ना, कि कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, लिन्नास। ठीक है सर जी, ये हमारा एक ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। तो ये जो इक्विपमेंट होते हैं इनको रिचार्जिंग की भी ज़रूरत होती है, इनके चार्जर्स होती हैं, इनकी बैटरीज होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इनकी रेंज होती हैं। ये सारी चीज़ें जिस डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ जो हैं वो यूज़ होने हैं। एक ही तरह के सेट्स हर जगह पे नहीं होते। ठीक है जी। और NFPA 1001 में ये बता दिया गया है कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है या जिसके पास जो सेट्स मौजूद हैं वो उनके मुताबिक उसके प्रोसीजर्स, उसकी SOPs और उसकी लिमिटेशन के साथ जाएगा। किसी ने ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि जो न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं ना, या जो सैन फ्रांसिस्को में यूज़ हो रहे होते हैं, या जो शिकागो फायर ब्रिगेड में हो रहे हैं ना, वो हमने करने हैं नहीं। हमारे पास जो भी हैं हमने वो इस्तेमाल करने हैं और उसी को सेकंड कर रहा है NFPA 1001, उसी को सपोर्ट कर रहा है NFPA 1001 चैप्टर 4। ठीक है जी। ये देखें ना, जाते हुए भी अगर हमें रास्ते में भी कम्युनिकेशन करनी पड़ रही हो अपना फायर ट्रक चलाते हुए, तो हम उस चीज़ को करेंगे और क्लैरिटी लेंगे, एड्रेस सही लेते हुए लोकेशन के ऊपर पहुंचेंगे और फायर फाइट करेंगे। अब आते हैं जी, बड़े आराम और सुकून से बात को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम आगे हैं 4.2.1 के ऊपर। इनिशिएट द रिस्पॉन्स टू अ रिपोर्टेड एमरजेंसी। रिस्पॉन्स जनरेट करना है उस इतला को जो हमें मिल गई है। बात आप समझ रहे हैं? ठीक है जी। Given the report of an emergency, fire department SOPs and communication equipment, so that all the necessary information is obtained, communication equipment is operated correctly, and information is relayed promptly and accurately to the dispatch center. ये मैंने आपको सामने पूरा आर्टिकल इसलिए पढ़ा है ताकि ये बात आपके समझ में आ जाए कि इसके अलावा NFPA का कोई लफ्ज़ रह नहीं गया। NFPA 1001 चैप्टर 4 फायर फाइटर 1 का कोई लफ्ज़ रह नहीं गया। ठीक है जी। अब इनको समझना है और उसके मुताबिक बहुत सारी बात तो आप समझ ही चुके होंगे। ये उर्दू के अंदर भी आपके लिए लिख दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ से आप अच्छे तरीके से चीज़ को ले सकते हैं। इनिशिएट द रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी। अब आग लगी हुई है, किसी भी तरह की आग लगी हुई है, फैक्ट्री की है, मॉल की है, किसी भी जगह की है, तो उसके लिए रिस्पांस जनरेट करना है। गिवन द रिपोर्ट ऑफ एन इमरजेंसी, जो आपको इमरजेंसी की रिपोर्ट दी गई है और जो आपके पास फायर डिपार्टमेंट की SOPs मौजूद हैं। SOPs आपने लेनी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर पढ़ने हैं, उनको समझना है। आसान से होते हैं, कोई एक सिस्टमेटिक तरीका होता है किसी काम के करने का। ये नहीं है कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस होती है या कोई पैथागोरम थ्योरम होता है, कोई मसला फीसा गौरस नहीं होता कि वो समझ में ना आ सके। बड़े आसान सी होती हैं, उनको आप समझ के चलना है आपने। फिर कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट जो आपके पास जो मौजूद है उनको लेते हुए आपने ये काम करना है और वहाँ पे रिस्पांस जनरेट करना है। ठीक है। अब इसके लिए आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग इमरजेंसी, कि वो तरीकाकार क्या है कि रिपोर्ट इमरजेंसी को रिपोर्ट करना है। डिपार्टमेंटल SOPs फॉर टेकिंग एंड रिसीविंग अलार्म्स, रेडियो कोड्स और प्रोसीजर्स। तो वो SOPs क्या हैं?
जो कि अलार्म्स को रिसीव करना है, रेडियो कोड्स को लेना है, रेडियो के जो इक्विपमेंट हैं कम्युनिकेशन के, और जो प्रोसीजर्स हैं जो आपने सेट करके रखे हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं जो SOPs जो जितनी भी हैं, और प्रोसीजर क्या है वहाँ पे वो क्या है, एंड इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डिस्पैच सेंटर। तो डिस्पैच सेंटर की जो है, जो आपका फायर ब्रिगेड स्टेशन है जहाँ से आपने फायर टेंडर भेजने हैं, वो क्या चीज़ है, वहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या है, तो ये आपको नॉलेज चाहिए, इन चीज़ों का नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है जी, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक की SOP वहाँ पे लिखी होगी, और पहले भी उसमें SOP का जिक्र हो चुका है पहली वीडियो में, उसको आप देख लीजिए। तो इसके जो स्किल रिक्वायरमेंट है, requisite नॉलेज, requisite स्किल्स के अंदर जो है वो एबिलिटी टू ऑपरेट फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो फायर डिपार्टमेंट के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उनको चलाना आना चाहिए। आज हम अपने घर के अंदर हर तरह का इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। उनका हमें पता है कि ऑपरेट बटन है, स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, रिवर्स है, फॉरवर्ड है, इसका यहाँ से इसका चार्जर लगता है, या यहाँ पर इसकी दीगर फिटिंग या फिक्सिंग हो रही होती है। इसी तरीके से वो जब ओरिएंटेशन होती है, जब इन हाउस ट्रेनिंग होती है, तो वो वहाँ पे सिखा दिया जाता है। हम भी आपको अपने कोर्स में सिखाएंगे, आपसे कम्युनिकेशन करवाएंगे फायर स्टेशंस के ऊपर, जब हम इस प्रॉपर कोर्स को फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो इंशाल्लाह। तो द एबिलिटी टू ऑपरेट फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रिले इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। इंफॉर्मेशन रिले करनी है, पास करनी है, आगे देनी है, तो इसी तरीके से जैसे फ़ोन पे हम बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ आएगा कि आप जब एक बात करेंगे तो आपने पॉइंट A ने पॉइंट B को क्वेश्चन करना है, पहले बताना है फायर टेंडर 1, फायर टेंडर 2, फायर टेंडर 1 को फायर टेंडर 2 इतला दे रहा है, फिर वो कहेगा फायर टेंडर 2, फायर टेंडर 1 के FT1 FT2, तो वो अपनी ये चीज़ शो करेगा कि यस मैं जाग रहा हूँ, मैंने आपकी कॉल सुन ली है, जी बताएं हुक्म। तो वो फिर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, और एंड पे कॉपीड या नोटेड या रिसीव्ड या रॉजर वो लफ्ज़ दे के तो वो आगे बात को लेके जाएंगे कि यस हमने आपकी बात सुन ली है, समझ ली है, और हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस का थोड़ा सा यहाँ पर तज़किरा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो ये 2-वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स जी sender, encoding a message, selecting a channel of communication, and receipt of the message by a receiver, decoding the message and feedback। तो ये 6-7 चीज़ें जो है जी आपके सामने आ गई कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए एक मैसेज को पूरे कम्युनिकेशन फ्लो। पॉइंट A से एक बात उठी, एक मैसेज उठा, एक ज़रूरत उठी, वो पॉइंट B तक कैसे जाएगी, और वहाँ से पॉइंट A को वैसे कैसे इतला मिल जाएगी, इन फीडबैक के ज़रिए। अब फीडबैक एक तो ये है कि ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली है, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद काम करता हूँ, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। और एक ये है कि रिस्पांस उसी वक्त जनरेट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है बात वहाँ तक पहुँच गई। हमने कहा जी गाड़ी यहाँ से हटा के दूसरी तरफ ले जाएँ, गाड़ी वहाँ से हटना शुरू हो गई, आगे जाना शुरू हो गई, इट्स मीन कम्युनिकेशन हो गई। तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इसको हमने आपके नॉलेज के लिए दिया है, आपकी अवेयरनेस के लिए दिया है कि ये कम्युनिकेशन होती क्या है। वैसे तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड, कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, बातचीत करने की सलाहियत जो होती है, और बात अपनी इफेक्टिवली दूसरे तक पहुंचाकर उससे अपनी बात मनवाने या अपनी जो रद्द-ए-अमल जो आप चाह रहे हैं वो करवा लेने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर उन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं हो रही, लेकिन आपको एक ज़रा थोड़ा सा कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस आपके सामने रखी थी। तो ये जो है इसका थोड़ा सा हमने ये जो एक आपको दिखाया कि इन्फॉर्मेशन फ़्लो कहाँ से होती है, कैसे जा रही होती है, कहाँ पर पहुँच रही होती है। फिर जो मैसेज है अगर उसकी फीडबैक ना आए ना, तो फिर समझो कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, और वो जो हम चाह रहे हैं वो शायद हो ना। और अगर वो ना हुआ तो फिर फायर इंसिडेंट के अंदर ज़्यादा ख़तरात और ज़्यादा नुकसानात के चांसेस होते हैं।
तो ये हमने आपके सामने वही लिस्ट बना दी जो हमने पहले बनाई थी कि सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। ठीक है जी। तो ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। ये जस्ट एक आपके इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए आपके सामने रख दिया गया कि कल हमारे वतन का एक फायर फाइटर बन जाए तो उसको यही ना पता हो कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस और वो कम्युनिकेशन कर रहा हो। तो अब इसका मतलब है आपने NFPA 1001 चैप्टर 4 फायर फाइटर 1 के कोर्स से भी थोड़ा सा आगे जाके इसको कवर कर लिया है। तो पूरी उम्मीद रहे जी, हम इंशाल्लाह इतना आपको नॉलेज देंगे ना कि वो कहेंगे कि यार ये फायर फाइटर 1 से कुछ आगे ही चीज़ जा रही है और इंशाल्लाह जाएगी। ठीक है। तो जो भी आप मैसेज करें वो 5C जो कम्युनिकेशन की है उसके अंदर ना वो मुकम्मल आपके जहन में होना चाहिए कि कंसाइज होना चाहिए, एक नबातुला सा पैगाम होना चाहिए, एक कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, बिल्कुल बात अपने सही ट्रैक की तरफ जा रही हो, क्लैरिटी हो। ठीक है। यम 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 इस तरह की ना हो, या पता ही नहीं है क्या बात हो रही है और आप कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं, कभी फायर ब्रिगेड की बात करते हैं, कभी फोम की बात करते हैं। नहीं, आपने किस चीज़ की बात करनी है वो तो क्लियर कर लें, फिर आप वही बात करें, उन्हीं लफ्ज़ों में बात करें। ठीक है जी, क्लैरिटी के साथ, फिर कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन लें उसको थोड़ा सा माइंड में फ्रेश कर लें, एक तरतीब बना लें, उसके बाद एक लफ्ज़ों को सही तरह से इंतखाब और तरतीब देते हुए बात आगे पहुँचाएँगे, उस सुनने वाले को रिस्पांस जनरेट करने में आसानी हो। क्योंकि रिस्पांस टाइम ही का तो सारा मसला है फायर फाइटिंग के अंदर कि अगर आपने टाइम ज़ाया कर दिया और मुख्तलिफ चीज़ों में तो फिर शोला तो इंतज़ार नहीं करेगा ना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसी तरह से आग भी बढ़ते हुए किसी का इंतज़ार थोड़ा ही करेगी। तो कंट्रोल के साथ आपने अपनी वॉइस को, आवाज़ को स्ट्रॉन्ग करते हुए और बेहतरीन अंदाज में आगे बात को पहुंचाना है। फिर जी कैपेबिलिटी, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस एंड शार्पन योर स्किल्स। तो वो अपनी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाते रहना है और बात करने का जो अंदाज़ है, बात करने के जो अल्फाज हैं, जो प्रोफेशनल हैं वो आने चाहिए। ठीक है। आई मीन टू से दिस इज़ व्हाट के ना, ऐसी बातें नहीं, जो प्रोफेशनल वर्ड्स हैं, जो प्रोफेशनल प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर बात रहते हुए आप करें। किसी तरह की एम्बिग्युइटी ना हो, किसी तरह क्लटर ना हो, किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, कोई क्योस ना हो, क्लैरिटी के साथ जाएं तो फिर इंशाल्लाह एक अच्छी कम्युनिकेशन आप करेंगे और पता चले कि फायर फाइटर 1, फायर फाइटर 2, दिस इज़ जावेद इकबाल फ्राम पाकिस्तान, हाउ डू यू हेयर मी। तो कतर, सऊदीया, बहरीन, मस्कत, UAE, दुबई के अंदर बैठा हुआ फायर ऑफिसर कहे यू आर लाउड एंड क्लियर, आप वहाँ से मूव करें और यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, दोहा में या रियाज में या किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड कर जाएँ, इंशाल्लाह आप करेंगे। इन्हीं जज्बों के साथ बिल्कुल नहीं शर्माना है, जाना है, जाना है और कुछ इंशाल्लाह लेकर आना है और सब के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी। और एक बात बता दूं, ना वीज़ा ना वादा, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करूँगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4.2.2 की। receive a telephone call given fire department telephone so that procedure for answering the phone are used and caller's information is relayed। अब इसके अंदर आपने टेलीफोन कॉल कैसे रिसीव करनी है और कितना पोलाइटली और कितना कॉम्पिटेंटली आपने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उससे ले ली। आप कौन हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या बात हुई है और मज़ीद मालूमात उस जगह के, उस एड्रेस के, उस इवेंट के, उस आग के बारे में जो आप ले सकें वो आपने लेनी है। ठीक है। पूरा एक एटिकेट उसके ऊपर लिखा होता है SOP की सूरत में कि किस तरीके से कॉल लेना होती है। और इसके लिए रिक्विजिट नॉलेज क्या चाहिए। नॉलेज सिर्फ इतना चाहिए कि फायर डिपार्टमेंट प्रोसीजर्स फॉर आंसरिंग नॉन एमरजेंसी कॉल्स, जो नॉन एमरजेंसी कॉल्स हैं उनको फायर डिपार्टमेंट क्या प्रोसीजर बताता है कि आपने कैसे अटेंड करना है, कैसे आपने उस कॉल को लेना है। और इसके लिए रिक्विजिट स्किल क्या चाहिए। रिक्विजिट स्किल सिर्फ ये कि द एबिलिटी टू ऑपरेट फायर स्टेशन टेलीफोन एंड इंटरकॉम इक्विपमेंट। जो आपके फायर डिपार्टमेंट के टेलीफोन्स हैं उनको आपने इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आज हर आदमी को पता है कि किस तरीके से कोई भी सेट इस्तेमाल कर लेना है। उसकी टेक्निकल नो हाउ और उसकी कॉमन सेंस की नो हाउ इतनी है
ये गैजेट्स इस्तेमाल करते हुए कि वो ठीक ठाक एक अवेयरनेस, एक नॉलेज रखता है। और डिपार्टमेंट तो अपने एसओपीज़ और अपने प्रोसीजर करने के लिए तो पाबंद है, वो किसी चीज़ को भी ओवरलुक नहीं वो किसी भी चीज़ को ओवरलुक नहीं करेगा, फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा और चेकलिस्ट से बाहर नहीं रहने देगा। तमाम एक्टिविटी जो वो कंट्रोल्ड होगी, तो फिर कोई एम्बिग्युइटी या कोई क्यास नहीं होगा। किसी ने ये नहीं कहना कि मेरा ख्याल था कि नो, क्या था और क्या नहीं था, यस और नो के सेंस में। आर्टिकल 4.2.3 ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस via the fire department radio, given the fire department radio and operating procedures so that the information is accurate, complete, clear and relayed within the time established by the AHT। अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करते चलूँ। ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस, आपने पैगामात ट्रांसमिट करने हैं, देने हैं और रिसीव करने हैं विया फायर डिपार्टमेंट रेडियो। जो फायर डिपार्टमेंट के जो रेडियो है वो उसमें VHF है, UHF है, जो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, जो उन्होंने कोड सेट किए हुए हैं और वो आपको कम्युनिकेट हो चुके हैं कि वो अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली वाली तरतीब है या कोई और डिज़ाइन उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है अपने यहाँ के लिए। वो फायर इंजन कह रहे हैं, फायर ट्रक कह रहे हैं, फायर टेंडर कह रहे हैं और डिस्पैचर कह रहे हैं या फायर स्टेशन कह रहे हैं। जो भी वहाँ की कंप्लीट तरतीब है वो उस मुल्क के हवाले से, उस शहर के हवाले से, उस डिपार्टमेंट के हवाले से आपको दे दी जाएगी और आपने उसको गो थ्रू करना है और आपको गो थ्रू करा दी जाएगी। ये एक डिस्पैचर का काम या ये एक डिस्पैच सेंटर से होने वाली कम्युनिकेशन या एक फायर टेंडर के ऊपर होने वाली कम्युनिकेशन या एक इंसिडेंट कमांड सेंटर से होने वाली कम्युनिकेशन, ये उसमें ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम एक ही तरीके से होता है। लेकिन जो ख़ास बात है, इंफॉर्मेशन तो आपकी एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, क्लियर हो, वो हमने प्रोसीजर में पहले बात कर ली, लेकिन वो विद इन टाइम इस्टेब्लिश बाय द AHT। वो अथॉरिटी हैविंग जुरिस्डिक्शन, जो टॉप मैनेजमेंट है इदारे की, जो फायर सेफ्टी की जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने जो टाइम सेट किया हुआ है कि 2 मिनट रिस्पांस टाइम है, 3 मिनट रिस्पांस टाइम है, 4 मिनट रिस्पांस टाइम है या 8 मिनट रिस्पांस टाइम है या कहाँ के लिए कितना है, वो उसके मुताबिक वो रिस्पांस से पहले इस इंफॉर्मेशन ने जानना है। इंफॉर्मेशन के लेने और देने के अपने टाइमिंग है। NFPA 1710 जो है उसके अंदर अलग से ये जो रिस्पांस टाइम है वो दिया गया है और उसका ब्रेकडाउन दिया गया है कि कितने सेकंड या किस काम के लिए, कितने सेकंड किस काम के लिए, तो वो मिला के 320 सेकंड हो रहे होते हैं। वो एक अलग डिस्कशन है, इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ के लिए रेक्विजिट नॉलेज जो चाहिए वो डिपार्टमेंटल रेडियो प्रोसीजर्स एंड एटिकेट्स फॉर रूटीन ट्रैफिक, इमरजेंसी ट्रैफिक और इमरजेंसी एवैक्यूएशन सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंटल रेडियो कोड्स होंगे, रेडियो प्रोसीजर्स होंगे, वो प्रोसीजर सारे के सारे और एटिकेट्स आपका एक अदब का, एहतराम का, एक कम्युनिकेशन की जो वैल्यूज़ हैं उनका ख्याल रखते हुए आपने रूटीन ट्रैफिक भी अटेंड करनी है और इमरजेंसी ट्रैफिक, ये ट्रैफिक सिग्नल की ट्रैफिक है, इंफॉर्मेशन की ट्रैफिक है और कम्युनिकेशन की दुनिया में भी इसको ट्रैफिक ही कहा जाता है। और जो इमरजेंसी एवैक्यूएशन सिग्नल्स हैं वो भी आपने इसमें लेकर आए, वो भी आपने, और जो इमरजेंसी एवैक्यूएशन सिग्नल्स हैं वो भी आपने इसमें प्रॉपरली ट्रांसमिट करने हैं ताकि आप अच्छे तरीके से एक्टिविटी को कंप्लीट और सेफ करा सकें। फिर ये कि इसके लिए स्किल क्या चाहिए, द एबिलिटी टू ऑपरेट द रेडियो इक्विपमेंट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रूटीन एंड इमरजेंसी ट्रैफिक। तो जो रूटीन ट्रैफिक है उसमें और जो इमरजेंसी ट्रैफिक है इसमें आप फ़र्क करने के काबिल हो जाएं कि ये मैसेजेस जो हैं या ये जो प्रोसीजर्स हमने अडॉप्ट किए हैं ये रूटीन ट्रैफिक है, रूटीन के सिग्नल हैं, रूटीन की बातचीत है और ये इमरजेंसी की है, तो वो वहीं से पता चल जाएगा। लेकिन अननेसेसरी आपने जो सेट्स हैं उनको इंगेज नहीं करना। आर्टिकल 4.2.4 एक्टिवेट एन इमरजेंसी कॉल फॉर असिस्टेंस। इमरजेंसी कॉल को एक्टिवेट करना है, इमरजेंसी कॉल करनी है मदद के लिए, अपने लिए मदद मांगने के लिए, फॉर असिस्टेंस
गिवन विजन एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन, पीपीई एंड डिपार्टमेंटल एसओपीज। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप को कुछ ना नज़र आ रहा हो, धुआं ज़्यादा भर गया हो, आपके ब्रीदिंग ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, आपको कोई चोट भी लग सकती है, तो उस वक्त आपने असिस्टेंस के लिए जो काम करनी है, सो दैट द फायर फाइटर कैन बी लोकेटेड एंड रेस्क्यूड। ये आमतौर पे मे डे सिचुएशन में होता है। मे डे के अंदर जब एक जगह पे फायर फाइटर ट्रैप हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उस वक्त वो एक सिग्नल जनरेट करता है मे डे, और अपनी लोकेशन भी देता है, और वो सारा मे डे एक अलग चीज़ है, आपको उसके ऊपर अलग इंफॉर्मेशन देंगे। तो उस वक्त आपने किस तरीके से कॉल कर लेनी है और किस तरीके से फिर उस वक्त इंसिडेंट कमांडर जो है वो दूसरे जो स्टेशंस होते हैं, दूसरी जो लोकेशंस होती हैं, उनको कहता है कि इमरजेंसी और एक्सट्रीम इमरजेंसी बातचीत करें, क्योंकि मे डे हो गया है और हमने लोकेट भी करना है एक फायर फाइटर को, और उसको इवैक्यूएट भी करना है, उसको रेस्क्यू भी करना है। तो ये प्रोसीजर सारे उस वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का सेंस होना चाहिए, और इसके लिए रिक्विजिट नॉलेज क्या है? इसके लिए रिक्विजिट नॉलेज जो है वो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स एंड इमरजेंसी इवैक्यूएशन मेथड्स। तो उस वक्त आपको जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है कि या तो बडी सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है कि एक साथी के साथ दोस्त बना दिया जाता है, बडी बना दिया जाता है, और उसके साथ उसको एक रिलेट कर दिया जाता है कि अगर ए के बारे में पूछना है तो बी से पूछें, मिस्टर बी के बारे में पूछना है तो मिस्टर ए से पूछें। यानी कि उनको पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहे हैं, किधर हैं, वो उस तरह की अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। या इसके अलावा भी आप इवैक्यूएशन करते हुए किसी असेंबली पॉइंट पे आते हैं ज़्यादा लोगों की सूरत में, तो वो एक अलग सूरत है। लेकिन फायर फाइटर की सूरत में अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है वो टीम की इंटेग्रिटी भी मेंटेन होती है उससे, और एलोकेट भी हो जाता है वो फायर फाइटर अगर वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ हो तो। इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, जो इमरजेंसी के अंदर अपने प्रोसीजर, जैसे मे डे के सूरत में उसने अपनी लोकेशन बतानी है, उसने अपना नाम बताना है, इस तरह की जो चीज़ें वो बताएगा, वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स लिखे होंगे कि किस इमरजेंसी में क्या चीज़ होनी चाहिए। और जो मेथड्स हैं इमरजेंसी एवैक्यूएशन के, वो भी कि किस तरीके से एवैक्यूएट करना है, किस तरीके से उसको वहाँ से लेकर आना है, हटाना है, कैरी कैसे करना है, रेस्क्यू कैसे करना है, तो ये नॉलेज उस वक्त आपके पास होना चाहिए। फिर जो रिक्विजिट स्किल्स हैं, द एबिलिटी टू इनिशिएट द इमरजेंसी कॉल, द एबिलिटी टू इनिशिएट द इमरजेंसी कॉल फॉर असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद AHJ प्रोसीजर्स। AHJ बता देगा, अथॉरिटी ऑफ जुरिसडिक्शन, वो जो मैनेजमेंट है फायर सेफ्टी की, वो बता देगी कि आपने ये कॉल कैसे जनरेट करनी है, किन अल्फाज में जनरेट करनी है, किन किन सब एट्रीब्यूट के साथ आपने ये कॉल करनी है, और एबिलिटी टू यूज़ अदर इमरजेंसी कॉल्स फॉर असिस्टेंस। तो असिस्टेंस के लिए जो अदर आपके इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे VHF था, UHF था, वो चीज़ें तो अपनी जगह पे, आप सेल फ़ोन भी ले सकते हैं, आप किसी मैसेंजर को भेज सकते हैं, आप किसी दूसरे से फ़ोन लेके वो भी कर सकते हैं, या किसी चीज़ को नॉक करके बजा के वो तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थी फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस 4.2 की। ये चंद चीज़ें मैं यहाँ पे और आपके सामने रखता चलूँ कि ये कोर्स जो है ये सिर्फ NFPA 1001 फायर फाइटर लेवल 1 इंफॉर्मेशन के साथ साथ इसी के अंदर जो डिटेल्स में जब चीज़ें जाती हैं तो NFPA 1500 भी है, और NFPA 1561 भी है जो इंसिडेंट मैनेजमेंट वहाँ से आएगी, और NFPA 1221 भी है। तो इनको भी हम थोड़ा थोड़ा इनसे चीज़ों को जो इसेंशियल होंगी वो इसके साथ रिलेट करेंगे, ताकि एक कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट फायर फाइटर 1 प्रोड्यूस हो सके। तो इस वक्त तक हमने 4.1 जर्नल कवर कर लिया है, 4.2 फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस उसको भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह 4.3 फायर ग्राउंड ऑपरेशंस की तरफ चलेंगे। तो यूँ हमारी एक तीसरा जो वीडियो होगा उसमें शायद 3-4 वीडियोस हमारी जाएं। तो आपने हमारे साथ रहना है और लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाना है। मैं खुसूसियत के साथ दुनिया भर में जो उर्दू बोलने और समझने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट कोर्स है इंशाअल्लाह, और सबके लिए नफ़े का है, सबके लिए भले का है।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिसेमिनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि ये कार खैर खूब फैले फैले। और जितना भी मुझसे हो सका मैं करूँगा। मुझसे बड़े लोग बैठे हुए हैं, अक्लमंद बैठे हुए हैं, इल्म वाले बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और आप लोग भी उन लोगों से इस्तिफ़ादा हासिल करें। मुझसे बहुत पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो मैं भी उनके साथ रब्ता करता रहता हूँ। उनकी हदायत मेरे लिए भी एक मशअल राह का काम करती हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस सफ़र को जारी रखेंगे। मिलते हैं फायर ग्राउंड ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।